हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेसिकली वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा रहने वाला है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से स्टार्टिंग होती है, उसकी किस तरीके से कौन कौन से इसमें ग्रंथ हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हम मानते हैं कि जो आधार बनते हैं बेसिकली, जो क्या बनते हैं भाई, आधार बनते हैं। किस चीज़ के आधार? जानने के लिए कि जो आदिकालीन हिंदी है, जो आदिकालीन हिंदी है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, कौन पहले कवि हुए, कौन रचनाकार हुए। ठीक है, तो ऐसे इन सभी के बारे में कौन सी रचनाएं कौन सी रचनाएं हैं जो पहली रचनाएं मानी गई, कौन से कवि पहले माने गए, कौन से रचनाकार पहले माने गए। तो इन सभी का आधार जो है, जो मूल स्रोत है, वो कौन कहाँ से है, कौन से हम किस तरीके से जानते हैं और किनको जो पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि भाई यहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो प्रारंभ माना जाता है। आप सभी लोग जो है मोस्ट ऑफ जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लेते हैं इनिशियल्स में, जिन्होंने ज़्यादा अपने ग्रेजुएशन वगैरह में नहीं पढ़ा, अगर वो भी हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी के बारे में जानते हैं, तो एक नाम सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में रहता है शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं शुक्ल जी से पहले भी औपचारिक अगर मैं बात करूं साहित्य इतिहास लेखन की, तो वो हो चुका था काफ़ी समय पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि शुक्ल जी के पहले जो थे, कि जो औपचारिक या अनौपचारिक दोनों तरीके से हम बात करेंगे, चाहे वो अनौपचारिक हो चाहे वो औपचारिक हो। ठीक है, चाहे वो अनौपचारिक हो चाहे वो औपचारिक हो, दोनों तरीके से जो साहित्य इतिहास लेखन था, साहित्य इतिहास लेखन जो था वो किस तरीके से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो अगर हम औपचारिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा बेसिकली है क्या। ठीक है, अगर हम इसी परंपरा के बारे में बात करें तो बेसिकली परंपरा क्या है, तो हम ये मानते हैं कि लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं शताब्दी के आसपास जो था वो कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से देखने को मिलता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन की जो परंपरा है, कि जो इतिहास जो लिख रहे हैं, किसका इतिहास लिख रहे हैं भाई, हिंदी साहित्य का। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जो हमें बता रहे हैं वो कब से बता रहे हैं भाई, 19वीं शताब्दी के लगभग हमें पता चलता है कि लोग बाग जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिख रहे हैं, कि मतलब हिंदी का इतिहास क्या है, साहित्य रूप क्या है। ठीक है, इसमें कौन से कवि हुए, उनकी कौन सी रचनाएं हुई। जैसे आप सभी लोग पढ़ते हैं, जैसे अगर आप पद्मावत के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कव्वाली पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप सूफियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सूफी पढ़ रहे हैं, संत पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप जो है भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, रीति काल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी के बारे में पढ़ने का मतलब क्या है कि इनके बारे में किसी ने शोध किया होगा, किसी ने इसके बारे में लिखा होगा, लेखन किया होगा। तो वो लेखन परंपरा के बारे में हम यहाँ पर बात करें कि वो लेखन परंपरा जो है बेसिकली वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में माना गया कि 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक जो था वो स्टार्ट हो चुका था औपचारिक तौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि जो मध्यकाल का समय था, यहाँ से भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन हमें देखने को मिलता है कहाँ से, मध्यकाल से। अब मध्यकाल में अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा काल विभाजन नहीं मिलेगा आपको, नामकरण नहीं मिलेगा, मूल्यांकन विश्लेषण इन सब का अभाव रहेगा। एक अच्छा इतिहास लेखन, एक अगर हम बात करें कि प्रमाणिक इतिहास लेखन क्या होता है, अगर आप चाहे बेशक वो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप वो हिंदी पढ़ रहे हो,
चाहे कोई भी अदर लैंग्वेज के बारे में अगर आप बात करें या कुछ भी इतिहास, किसी के भी इतिहास के बारे में लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रमाणिकता होनी चाहिए। वो प्रमाणिकता का आधार क्या होता है? सबसे पहला जो प्रमाणिकता का आधार बनता है वो बनता है काल विभाजन। अब इसको कुछ आप इस तरीके से समझिए कि आपने एक बुक उठाई, उसका पहला चैप्टर जो था, इतिहास की आपने बुक उठाई, हिस्ट्री की आपने बुक उठाई, उसका पहला चैप्टर जो था वो गांधी जी से स्टार्ट होता है, गांधी जी से स्टार्ट होता है। दूसरा चैप्टर जो था उसका, वो सीधा आपको ले जाता है मौर्य काल। जहां आप गांधी जी पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे, वहीं दूसरे चैप्टर में आप मौर्य काल, और वहीं तीसरा जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप क्या पढ़ने लग जाते हैं भाई? आप मान लीजिए कि आजादी के बाद की भारत की स्थिति पढ़ने लग जाते हैं कि आजादी के बाद क्या हुआ, तो आप ये पढ़ने लग जाते हैं तीसरे चैप्टर में। तो क्या ये सही काल विभाजन है? क्या ये सही काल विभाजन है? तो ये बिल्कुल भी सही काल विभाजन नहीं है। अगर आप पहले चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले प्रागैतिहासिक काल पता होने चाहिए, उसके बाद आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता होने चाहिए, उसके बाद आपको जो है वो मौर्य हो गए, गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, फिर धर्म सुधार हो गए जिसमें जैन आ गए, बुद्धिज्म आ गए। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। तो जहाँ पर अनौपचारिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वहाँ पर काल विभाजन का बहुत ज़्यादा लोप मिलता है, काल विभाजन देखने को नहीं मिलता। खैर, दूसरा नामकरण, नामकरण का स्पष्टीकरण। तो प्रमाणिक इतिहास लेखन वही है जहाँ पर काल विभाजन हो, साथ ही साथ नामकरण हो। नामकरण मतलब अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में भी अगर आपने देखा, वैसे तो शुक्ल जी ने इसको इतिहास लेखन को विभाजित किया है, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो जनरली आप देखेंगे कि हिंदी को पहले आदिकाल का नाम दिया। दूसरे दूसरे अगर हम बात करें दूसरे वर्ग में, तो इसमें जो है वो भक्ति काल, भक्ति काल कहा। भक्ति काल के बाद फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब बेशक इसको अलग अलग नाम से जाना जाएगा, चाहे वो वीर गाथा काल हो, ठीक है, वीर गाथा काल हो या पुराना पुराना काल हो, या जो है अलग अलग नामों से, जब हम इसमें काल विभाजन नामकरण पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है, कि आदिकाल को किस नाम से जाए, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, ठीक है, आधुनिक काल हो। तो इस तरीके से नामकरण जो श्रृंगारिक काल भी बोला गया, इसको श्रृंगारिक काल भी बोला गया। तो किसने बोला, कहाँ बोला, कब बोला, कैसे बोला, ये सब आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नामकरण है भाई, ठीक है, ये क्या है, नामकरण है। अगर नामकरण ही नहीं होगा तो आप किसी के भी इतिहास के बारे में कैसे बताएंगे? आप कैसे बताएंगे कि जो आप सभ्यता पढ़ रहे हैं वो जो है वो हड़प्पा ही है? आप जो सभ्यता पढ़ रहे हैं वो हड़प्पा ही है, हो सकता है आप रोमन पढ़ रहे हो। अब जब तक आप बताएंगे नहीं, क्योंकि दोनों में ही नगरीय व्यवस्था मिल रही है, दोनों में ही नगर हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ये नहीं बता रहे कि वो नगर हड़प्पा के हैं, अगर आप उसका नाम ही नहीं बता रहे और ना ही आप ये बता रहे कि वो रोमन का है, तो फिर वो इतिहास लेखन हुआ कैसे? इसका कुछ ऐसे समझिए कि आपके बारे में सब कुछ बता तो दिया लेकिन आपका नाम नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पर नामकरण होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, मूल्यांकन, उसका मूल्यांकन सही से ना करना, कौन सा जो है तत्व आदिकालीन है, कौन सा रीतिकालीन है, कौन सा भक्तिकालीन है, इसका सही तरीके से मूल्यांकन ना होना, और साथ ही साथ विश्लेषण। तो जब इन तत्वों का अभाव होता है तो कोई भी रचना जो है वो आदिकालीन साहित्य रचना या सही तरीके से साहित्य लेखन की कला की अवहेलना करती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो एक प्रमाणिक इतिहास लेखन में क्या होना चाहिए? काल विभाजन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट नामकरण होना चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। खैर, तो आगे बात करते हैं कि कोई भी रचना अगर अनौपचारिक मानी जाएगी तो वो इन्हीं के अभाव से मानी जाएगी, ठीक है। अब चाहे आप वो कुछ अनौपचारिक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ।
अनौपचारिक जो इतिहास लेखन की जो कला थी उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ अगर मैं, तो अनौपचारिक में दो तीन एग्जांपल, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जैसे 84 वैष्णव वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता, ठीक है, और नामावली, ठीक है, नामावली हो गई, भक्तमाल भी आप ले सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इसमें भी इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि मिलती है आपको, ठीक है। तो अब अच्छा इनके, अच्छा यहाँ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को अचानक से याद आ गया कि ये जो रचनाएं हैं, जो इतिहास लेखन है, यहाँ बेसिकली इन कई बार क्वेश्चंस जो हैं ये डायरेक्ट यूपीएससी में, पीसीएस में, नेट में पूछ लिए जाते हैं कि भैया इनके रचनाकार कौन है, तो वो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। जैसे 84 वैष्णव की वार्ता जो है, जिसमें जो है वो किन्होंने लिखी, गोकुलनाथ ने, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या है 84 वैष्णव वार्ता, क्या है 252 वैष्णव वार्ता क्या है, इसको जानने के लिए आपको चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा भाई, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मैं आपको आगे जाकर भक्ति, संत, सूफी ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, आदिकालीन व्यवस्था पढ़ाऊंगा, आदिकालीन हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको 84 वैष्णव क्या थे, 252 वैष्णव क्या थे, शिष्य परंपरा क्या थी, सूरदास कहाँ से आए, अष्टछाप कौन थे, तो इन सब के बारे में फिर वो आपको डीप में पढ़ाना पड़ेगा। अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि भैया जो है 84 वैष्णव वार्ता मतलब गोकुलनाथ ने लिखी, 252 वैष्णव वार्ता विट्ठलनाथ, ठीक है, विट्ठलनाथ। तो लेकिन इनके डीप क्या है, क्यों लिखी 252 वैष्णव वार्ता क्या है, 84 वैष्णव वार्ता क्या है, नामावली क्या है, इसको जानने के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा भाई, जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है, आपको चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। नामावली जैसे सुधन की हो गई, भक्तमाल की अगर हम बात करें तो नाभादास हो गया, ये बहुत बार पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखना कि ये बहुत बार पूछा गया है कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है, ठीक है। 84 वैष्णव वार्ता किसकी है, गोकुलनाथ की है। वहीं बात करें कि 252 वैष्णव वार्ता क्या है, तो वो विट्ठलनाथ की है। तो ये तो बात हो गई भाई अनौपचारिक की, इसमें और भी है, जैसे कालिदास हजारा हो गई, नामावली तो बता ही दिया मैंने आपको, कविता रचनावली हो गई, ठीक है, कविता रत्न माला हो गई, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपके बेसिकली अनौपचारिक इतिहास लेखन ग्रंथ थे। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो क्या बन जाता है भाई, औपचारिक, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। औपचारिक इतिहास ग्रंथ, ठीक है, औपचारिक इतिहास ग्रंथ। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन इसके नहीं भी आते हैं बाय चांस, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ पैटर्न नहीं देखने को मिला है जिसमें आपसे अनौपचारिक और औपचारिक इतिहास लेखन परंपरा के बारे में पूछा गया हो, लेकिन आपके लिए ये जरूर पूछा जा सकता है कि क्या नाम है, गणपति चंद्र गुप्त जो गुप्त हैं, उनके इतिहास लेखन परंपरा के बारे में बताइए, या रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आदिकालीन इतिहास परंपरा के बारे में बताया उसके बारे में आप बताइए। तो उसके लिए बेस आपको यहाँ से मिलेगा। उसके लिए आप एक या दो लाइन में इंट्रोडक्शन में अगर आप ये दे देते हैं कि औपचारिक इतिहास लेखन की परंपरा जो है वो गारसा दत्त तासी से लगभग 1700 जो है 94 से लेकर जो है क्या नाम 1878 तक या बीच में मानी जाती है, तो वो आपका एक लाइन में एक कोटेशन एक अच्छा तरीके से एक निष्कर्ष या परिचय देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम औपचारिक इतिहास ग्रंथ के बारे में बात करें तो इसका लगभग लगभग माना जाता है कि जो फ्रांस के एक तरीके से मान सकते हैं व्यक्ति जो थे, विद्वान जो थे, गारसा द तासी, उनसे इसके प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। कहाँ से थे भाई, फ्रांस से थे। ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है, नेट में तो डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, कि सबसे पहले इतिहास ग्रंथ के जो औपचारिक इतिहास ग्रंथ जो है, इतिहास हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वो गारसा द तासी हैं। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन के और गारसा द तासी के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर गारसा द तासी सबसे पहले हैं जिन्होंने औपचारिक इतिहास ग्रंथ, हिंदी इतिहास ग्रंथ के लिखने का प्रारंभ किया था भाई, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने प्रारंभ किया था। अच्छा ये कौन थे भाई, ये कहाँ से इनको माना जाता है, तो पहली तो बात बता दी फ्रांस से थे, ठीक है। वहीं अगर इनका भारत से संबंध देखा जाए कि भारत में क्या संबंध था इनका, कहाँ से जो जुड़े हुए थे, तो ये एशियाटिक सोसाइटी मुंबई जो था उसके सदस्य थे ये बेसिकली। तो एशियाटिक सोसाइटी मुंबई के सदस्य थे, ठीक है, जहां पर इन्होंने अपना ग्रंथ की रचना करी,
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि ये क्या मतलब इनका सिद्धांत क्या था, ये किसके पक्षधर थे, तो ये बेसिकली गारसेस और तासी जो थे ये हिंदुस्तानी भाषा, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी जो थे वो भारत की मूल भाषा हिंदुस्तानी ही मानते थे। वो अगर आप उनका जो है शिक्षा में जो योगदान है अगर आप वो देखें तो गांधी जी बताते हैं कि जो भारत की मातृभाषा जो है या भारत की जो मूल भाषा जो है वो हिंदुस्तानी है, जिसमें हिंदी और उर्दू के जो शब्द हैं वो वही शब्द जो है वो मातृभाषा जो है शब्द है, मातृभाषा आधारित शब्द है, और उसी में बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने जो है वो ट्रिपल एच थ्योरी, ठीक है, ट्रिपल एच थ्योरी दी, हेड हार्ट एंड हैंड वाली, ठीक है, ट्रिपल एच थ्योरी दी। तो हमारा बेसिकली टॉपिक नहीं है, बस मैंने आपको एक ब्रीफिंग के एक मतलब छोटा सा एक जीके टाइप का बता दिया, ठीक है। तो हिंदुस्तानी सोसाइटी बेसिकली जो था उसके लिए गारसेस और तासी जो थे वो पक्षधर थे, जिसमें हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू भाषा के यहाँ पर ये ज़्यादातर जो है रचनाएं पढ़ना, उनका अनुवाद करना और उनके बारे में अपने लेखन में जोड़ना। साथ ही साथ इनको कुछ उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टार ऑफ द साउथ पोल इनको बोला जाता था, ठीक है, स्टार ऑफ द साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल का जो स्टार है इनको माना जाता था और इसी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, इसी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। बेसिकली अब बात करते हैं इनके ग्रंथ की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार, ये जो है आपका हिंदी में जो आपके टीचिंग एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि जो है ये इतिहास ग्रंथ किसका है। तो यहाँ पर इस्तवार की बात हो रही है, इस्तवार द ला नेत्रे उत्तर एंडुई हिंदुस्तानी, ठीक है भाई, इस्तवार दाला नित्रेत्री एंडुई हिंदुस्तानी। तो ये इनका ग्रंथ था और इसी ग्रंथ के आधार पर, अच्छा फ्रेंच में है क्योंकि फ्रांसिस थे तो इसलिए फ्रेंच में, इसलिए थोड़ा जो है आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर इसका हिंदी में देखें कि हिंदी में इसका क्या मतलब है, हिंदी में इसको मतलब अनुवाद किस तरीके से किया गया, लोगों ने इसको किस तरीके से अनुवादित किया वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस्तवार दाला का मतलब क्या है, ऐतिहासिक विवरण, ऐतिहासिक विवरण, ठीक है, ये ऐतिहासिक विवरण के तौर पर माना गया। साथ ही साथ नित्रेय उत्तर को क्या बोला जाता है भाई, नित्रेय उत्तर माना गया साहित्य, नित्रेय उत्तर क्या है भाई, नित्रेय उत्तर है साहित्य। एंदुई का आप सभी को पता चल रहा होगा हिंदी के मतलब है यहाँ पर, और हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी या उर्दू, ठीक है, उर्दू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो इन्होंने लगभग 1839 में अपना फर्स्ट जो था, जो फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पर फर्स्ट जो ग्रंथ था यहाँ पर इन्होंने इसका जो है वो सामने रखा, इसको जो है इतिहास लेखन परंपरा के प्रवर्त कर दिया, ठीक है। इसी से यहाँ पर इन्हीं को सबसे पहला हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के पहले प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर पहला जो पार्ट था, इसका जो पहला वर्ग जो था वो जो है 1839 में आता है, तो जो दूसरा आता है, ये तो पहला हो गया, जो दूसरा आता है वो लगभग 1847 के आसपास हमें देखने को मिलता है। और इसी दूसरे संस्करण को 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया, जो कि पहला मिला 1870 में, दूसरा 1871 में और तीसरा भी 1871 के आसपास ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 इनको संस्करण में निकाला, ये 3 संस्करण थे इसके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मूल जो था वो 2 वर्ग थे,
पहला 1839 में, दूसरा जो था वो 1847 में, और दूसरे के ही 3 संस्करण इन्होंने निकाले 1870, 1871 और 1871 के अंतिम दौर में लगभग। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनके कुछ जो था, अब यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई कि इन्होंने रचना करी, लेकिन फिर भी हम इसको प्रमाणिक क्यों नहीं मानते भाई? कुछ तो रीज़न होगा इसको प्रमाणिक ना मानने का। तो उसके सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है यहाँ पर, अगर बात करें तो अगर कवियों और रचनाओं की बात करें, तो कवियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 738 इन्होंने कवियों के बारे में बात करी। ठीक है, जिसमें से लगभग जो थे वो 72 हिंदी के कवि थे। 72 कवि जो थे वो हिंदी के कवि थे। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अच्छा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस बात को याद रखिए। कितने टोटल, कितने? 738, उसमें से हिंदी कवि कितने? 72। लेकिन फिर भी फेल क्यों हो गया ये इतिहास ग्रंथ? क्यों ये प्रमाणिक नहीं माना गया? क्यों इसको ज़्यादा जो है वो युगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण के आधार पर नहीं माना गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो था, इन्होंने जो पहला कवि माना था वो माना अंगद को, पहला कवि माना अंगद को, वहीं आखिरी जो कवि माना वो हेमंत पत को माना। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों कवि हैं, उनकी जो इन्होंने व्यवस्था रखी वो कवि और रचनाओं के विवरण के कालक्रम के अनुसार नहीं रखा, बल्कि अंग्रेजी के वर्ण के आधार पर रखा। अंग्रेजी वर्ण आधारित रखा। इसके हिसाब से तो मलिक मोहम्मद जायसी तो बीच में आ गए, ठीक है, दामोदर दास तो गायब ही हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक प्रमाणिकता यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, और यही कारण है सबसे ज़्यादा इस ग्रंथ के फेल होने का। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में बेसिकली लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया। ठीक है, हिंदी अनुवाद भी किया गया, और ये इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि हिंदी अनुवाद इसको किन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया। तो लक्ष्मी सागर जो थे, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो थे, उन्होंने इसको लगभग 1952 ईस्वी के आसपास इसका अनुवादन किया। ठीक है, इसका अनुवाद किया, और यहीं से हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसमें यहाँ पर पता चलता है कि गारसा दत्तासी नामक एक फ्रेंच जो विद्वान हुए, प्राच्यवादी हुए, उन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा को स्टार्ट किया। ठीक है, अब क्यों नहीं माना गया, प्रमाणिक क्यों नहीं माना गया? क्योंकि भाई प्रमाणिकता के लिए क्या चाहिए? प्रमाणिकता के लिए चाहिए काल विभाजन, जो कि हमें देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद के अंग्रेजी जो शब्दावली उसके आधार पर किया गया। दूसरा कि और क्या चाहिए भाई? नामकरण चाहिए। तो नामकरण इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके से प्रयास किया ही नहीं इन्होंने कि किसी तरीके से नामकरण दिया जाए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, या उसका विभाजन या उसके संस्करण निकाले जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वहीं बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है मूल्यांकन, कि ये तो पता हो कि किस काल में क्या प्रवृत्तियां रही, काल की प्रवृत्ति तो पता चले। जैसे अगर हम आदिकाल के बारे में बात करते हैं तो वीर रस की प्रवृत्ति मिलती है हमें, जैसे आलाखंड हमें मिलता है, पद्मावत हमें मिलती है, ठीक है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका हमें मिलती है, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पर देखने को ही नहीं मिला। वहीं बात करें कि किस तरीके से इतिहास की दृष्टि का अगर हम देखें तो कोई किसी तरीके का विश्लेषण नहीं था इसमें, किसी तरीके का कोई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं था। तो इस कारणवश जो था ये साहित्य ग्रंथ जो आपका गारसा दत्तासी द्वारा जो लिखा गया साहित्य ग्रंथ जो था इस्तवार दाला निरुक्ति हिंदुस्तानी जो है वो एक प्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना जाता। तो यहीं आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम आगे कवर करेंगे, और हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए, जुड़े रहने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए आपके हिंदी ऑप्शनल में जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक वाइज ही चीज़ें करवाई जाएंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टॉपिक्स जो होंगे उनको निकाला है मैंने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टॉपिक्स को लास्ट 15 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से निकाला है मैंने, और उनके ऊपर अब जो है वीडियो आनी स्टार्ट होगी। अब सिर्फ वही टॉपिक्स आएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा तो चलती रहेगी, हिंदी साहित्य इतिहास भी चलता रहेगा, जिसमें चारों कालखंडों के बारे में बताया जाएगा।
लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टॉपिक्स भी आपके आएंगे, चाहे उसमें आपका जो है भाषा का जो भाषा विज्ञान हो, चाहे उसमें पेपर 1 का भाषा विज्ञान हो, उसमें रचनाएं हो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, ठीक है, विद्यापति हो, खुसरो, तुलसी, इनके बारे में बताया जाएगा। पेपर 2 के भी जैसे मैला आंचल हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया, साध्य वीणा वगैरह, ठीक है, ब्रह्म राक्षस वगैरह, इनके बारे में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आधार पर बेसिक्स पे बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको अपना आंसर मुझे चेक करवाना हो तो भी आप अपना नाम, सिटी और अपना PDF फॉर्मेट में आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, साइन ऑफ।